आदरणीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडलोई सर, नीलू जी, कंचन, अरुणाभ और राजकमल प्रेमी श्रोता दर्शक, जब दीपक जी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। बात बहुत लोग करते हैं राजकमल के बारे में, लेकिन कार्यक्रम पता नहीं बहुत ना के बराबर हो पाता है। कार्यक्रम करना दुष्कर है। और जब कंचन को मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि राजकमल पर अगर बात हो और उसमें अगर स्त्री सहभागिता ना हो, क्योंकि राजकमल का सारा चिंतन स्त्री केंद्रित है। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि कंचन रिसर्च स्कॉलर है, राजकमल पर इन्होंने रिसर्च किया है, एमफिल की है अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में। मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि पीएचडी भी आप राजकमल पर ही करें। बात राजकमल चौधरी बहुत विवादास्पद है, जैसा नीलू जी ने कहा, और जितनी भी उनके बारे में राय बनी वो उनकी कहानियां पढ़ के नहीं बनी। मैं तो कह सकता हूं राय बनी उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उससे कहानी को जोड़ के देखा गया। और नीलू जी कह रहे थे, और ये सच भी है, कई सारे संस्मरण आए हैं। अभी बेहतरीन संस्मरण तद्भव में वियोगी जी का 100 पृष्ठों का संस्मरण आया। आप उससे गुजरेंगे तो पता चलेगा कि खुद राजकमल अपने बारे में उस तरह की बातें करते थे जो पूर्णतः थे नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, ऐसा करते क्यों थे? इतना संवेदनशील लेखक। तो सीधा उनका, मुझे लगता है कि उनका मानना रहा हो, जो हमारे लेखन की दुनिया है, उस लेखन की जो मेरा रचना संसार है, उस संसार से मैं मिलूं जुलूं। वो जाते न जाते, लेकिन अपने बारे में वो प्रचारित करते थे कि मैं उस दुनिया में जाता हूं, अधिक से अधिक जाता हूं। और अगर लोगों को स्वीकार करना है, अगर हमारी रचना को स्वीकार करना है, तो हमको स्वीकार करेंगे तभी रचना स्वीकार। और पूरा चिंतन जो हिंदी आलोचना है, आपको आश्चर्य लगेगा कि राजकमल को बिल्कुल हाशिए पर, जबकि अरुणाभ जी सही कह रहे थे कि जब नई कहानी लिखी जा रही थी उस समय सबसे ज्यादा राजकमल के विशेषांक निकले। हो सकता है तथ्यात्मक गलत हो या मैं भी हूं, लेकिन राजकमल बहुत ये थे। और उसके बाद आप कहानी किताबों को देख लें, जो सबसे बड़े उस समय के आलोचक थे, जो युवा आलोचक थे, नामवर जी थे, गुरु जी हैं हमारे। कहानी, नई कहानी में उन्होंने राजकमल को अतिरिक्त में डाला, आदि में डाला है। उस समय के सबसे अगुवा राजेंद्र यादव थे। उन्होंने, उनकी एक किताब है, नई कहानी पर कई किताबें, 2-3 किताबें हैं। जो सबसे प्रसिद्ध किताब है उनकी, वो है समानांतर दुनिया करके। उसकी लगभग 71 पेज की भूमिका है। उस 71 पेज की भूमिका में 50 पेज नई कहानी पर है। उसमें राजकमल चौधरी का नाम एक जगह आता है और 24 जगह राजेंद्र यादव खुद संपादकीय लिख रहे हैं और 24 जगह उनका नाम है। उतना ही नाम मन्नू भंडारी का भी है, मोहन राकेश का भी, 1-2 नाम आगे पीछे है। अब बताइए कि जो इतना सजग रचनाकार था, इतनी कहानियां उनकी उस समय में छप रही थी, इतने विशेषांक निकल रहे थे, और उनके बारे में बातचीत नहीं। और जो एक जगह नाम है उनका, वो किस तरह नाम लिया गया है, वो मैं 4 पंक्तियां राजेंद्र यादव की मैं कहकर, अब है नहीं अभी, लेकिन आलोचना में बात की जा सकती है। उन्होंने लिखा है कि मुद्रा राक्षस राजकमल चौधरी, गोविंद सिंह, औरत, रात, शराब वाले स्कूल में जा छिपना, भगोरे किशोरों का पलायन है, जिसे लोग साहसिकता कहते हैं। ट्रेजरी यह है कि ये दोनों वर्ग अपनी जगह 30 साल पुरानों की ही शरण खोजते हैं। ये बुजुर्ग दुखी और किशोर भगोरे अपने युगबोध और यथार्थ के चैलेंज से भागते हैं और आधुनिकता के उससे डरते हैं जिसे आज का परिवेश और मनुष्य दोनों मिलकर बना रहा है।
अब देखिए छोटी सी टिप्पणी है, हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी का। इनके बारे में आपको एक वाक्य बता दूं कि आज अगर राजकमल चौधरी पर बात हो रही है तो इन्होंने पाठकों को उनकी रचनाएं उपलब्ध करा दी हैं। राजकमल प्रकाशन से राजकमल चौधरी रचनावली इन्हीं के संपादन में है। अब देखें कि राजेंद्र यादव जी के छोटे से इस वाक्य में कितनी सारी त्रुटियां। वो कहते हैं कि ये 30 साल पीछे जा रहे हैं। राजकमल चौधरी 58-59 में लिखते हैं, उससे 30 साल पुराना क्या हुआ? 58, 48, 38, 28। अब 28 में किस तरह की कहानियां लिखी जा रही थी हम सभी जानते हैं। प्रेमचंद लिख रहे थे, जैनेन्द्र लिख रहे थे, यशपाल लिख रहे थे, सुदर्शन लिख रहे थे, विश्वम्बर नाथ कौशिक लिख रहे थे। क्या इनकी कहानियां बहुत ऊंचे दर्जे की कहानियां हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन क्या इनकी कहानियां राजकमल के टेम्परामेंट की है, राजकमल के बोध की है? 30 साल पुराना घोषित कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये आधुनिकता से पलायन करते हैं। जिन किसी ने भी राजकमल की कम से कम 5-10 कहानियां पढ़ी होंगी वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि राजकमल चौधरी आधुनिकता से पलायन नहीं कर रहे थे, वो आधुनिकता से होड़ ले रहे थे। आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो उस समय में जो ब्रिटिश अमेरिकन कहानियां लिखी जा रही थी, फ्रेंच जर्मन कहानियां लिखी जा रही थी, उससे होड़ लेती कहानियां। इस तरह की कहानियों को फिर आलोचकों ने कह दिया कि यह नकल है। दुनिया में नकल कौन नहीं करता है? नकल अगर रचनात्मक तरीके से आ रहा है, रामचरितमानस कई रामायणों की नकल, कई पंक्तियां, तो क्या वो रचनाएं कमजोर हो जाएंगी? महत्वपूर्ण यह है कि आप मुद्दे कहां से उठा रहे हैं, समस्याएं आप कहां से चुन रहे हैं। आप राजकमल चौधरी की कहानियां देखें, अद्भुत आपको एक अंतर मिल जाएगा हिंदी कहानी और मैथिली कहानी। जो चिंताएं, जो सरोकार, जो मुद्दे मैथिली कहानियों में हैं वो हिंदी कहानियों में नहीं। पूरा हिंदी कहानियों का विन्यास एक दूसरा है, क्योंकि वो समझ रहे थे राजकमल चौधरी कि हिंदी का पाठक अलग है, मैथिली का पाठक अलग है। स्त्री है दोनों में, लेकिन स्त्री के छवि छटाएं बिल्कुल अलग है दोनों में। तो ये भी बात इनकी गलत है कि वो आधुनिकता से पलायन। तीसरी बात, रात, शराब, स्त्री। मुझे आश्चर्य लगता है, मैथिली में कहावत है कि चलनी दुश्मन सूप के जिनका अपने सहस्त्र छिद्र। अब राजेंद्र यादव इसकी आलोचना करें। जिस समय राजकमल जी लिख रहे थे, राजेंद्र यादव भी लिख रहे थे, उसके 15 साल के बाद राजेंद्र यादव इस तरह की स्त्री, शराब और इसकी रात की कहानियां लिखने लगे। उस समय वो नहीं लिख रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने, इसी के लिए उनके पर बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि ये चीजें गलत है, इस पर नहीं लिखी जानी चाहिए, लेकिन आप इसकी आलोचना अगर करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जितने जगह शोध होते हैं, जहां किताबें लिखी जाती हैं, उनके रेफरेंस बुक्स क्या होते हैं? उनके रेफरेंस बुक यही कहानी नई कहानी नामवरजी होते हैं, राजेंद्र यादव होते हैं, कमलेश्वर की प्रतिनिधि कहानियां, नई कहानियों की श्रेष्ठ कहानियां, उसकी भूमिकाएं होती हैं। अब इनके रेफरेंस सुरेंद्र चौधरी नहीं होते। सुरेंद्र चौधरी अपने जमाने के बहुत बड़े कथा आलोचक हैं और अंतिका ने उनका पूरा संग्रह प्रकाशित किया है। सुरेंद्र चौधरी नई कहानी पत्रिका निकाल रहे थे, उन पत्रिका के फाइल को आपको जाकर देखिए। राजकमल इस राजनीति में कहीं से भी नहीं थे, लेकिन एक उनका निबंध आप नई कहानी पर पढ़ें तो आपको आश्चर्य लगेगा। वो नवीन जी ने उसमें संपादित की है और उसमें उन्होंने 5 से 6 पृष्ठ का निबंध है वो। और उस निबंध में उन्होंने राजेंद्र यादव की कई सारी कमियां, आपको आश्चर्य लगेगा, दिखाई है उन्होंने कि कैसे राजेंद्र यादव जो है वो कहीं कह रहे हैं कि नई कहानी परंपराओं से बिल्कुल कटी हुई कहानियां हैं, कहीं कह रहे हैं कि परंपरा का विकास है। किस तरह से उन्होंने छायावादी भाषा का प्रयोग किया है, राजेंद्र यादव और छायावादी भाषा। लेकिन राजकमल चौधरी बहुत पढ़ाकू व्यक्ति थे।
मुझे तो लगता है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, अगर कोई एक व्यक्ति प्रतिद्वंदिता राजकमल चौधरी मानते हैं तो वो है मुक्तिबोध। जिस स्तर से मुक्तिबोध के बारे में यह कह पाना कठिन है, अब जो मुक्तिबोध पर जो नई बातें हो रही हैं उनके जन्म शताब्दी वर्ष में, कि उनकी कविताएं श्रेष्ठ हैं कि उनके गद्य श्रेष्ठ हैं, उनकी आलोचनाओं को ठीक से देखा नहीं गया। राजकमल के बारे में यह निर्णय करना कठिन है कि उनकी कविताएं श्रेष्ठ हैं कि उनकी कहानियां श्रेष्ठ हैं, या जब आप एक जगह आ गए हैं उनकी आलोचनाएं आ गई हैं तो आलोचनाएं। तो इन सभी स्तरों पर जो काम कर रहे थे वो मुक्तिबोध और ये थे, लेकिन मुक्तिबोध भी को भी कम उम्र मिली और राजकमल को तो उससे भी कम उम्र मिली। 47 वर्ष मुक्तिबोध और 37 वर्ष राजकमल चौधरी। 37 वर्ष की अवस्था में जिस उस व्यक्ति ने जो काम किया, जो कहानियां लिखी, वो मतलब विश्वास योग्य नहीं। अभी और 1500, अभी देवशंकर जी बता रहे थे कि अभी 1500 पेज उनके और बचे हुए हैं जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हैं वो रचनावली में नहीं आए। तो मुझे लगता है कि आश्चर्य है, ये कौन सा मिथक है कि वो वेश्याओं के पास घूमते थे, हमेशा घूमते रहते थे, गांजा पीते रहते थे। तो भाई 5000 पंक्ति 37 साल में लिख कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कर रहे। वे स्पष्ट पता चला, लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा कि मैं यहां हूं और वहां का आदमी कह रहा है कि हमारे पास तो थे ही नहीं। वे लिख रहे थे, इतना सारा लिखना उसके बगैर नहीं हो सकता है। अब आते हैं उनके कहानियों पर। अब तो नए नए स्त्री अध्ययन चला है, उसमें कहा जाता है कि स्त्री विरोधी भी राजकमल चौधरी को। ठीक है, स्त्री के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जितने लोग ये बात कहते हैं वो अपनी नैतिकता के आधार पर कहते हैं। हमारी मोरालिटी में स्त्री ऐसी होनी चाहिए, स्त्री एक पतिव्रत होनी चाहिए, लेकिन राजकमल चौधरी की दृष्टि भारत बहुविध संस्कृति है। एक कहानी का एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूं कि वो जो राजकमल चौधरी की कहानियों में स्त्री संबंध है, सेक्स है, वो कैसे स्वीकृत की जानी चाहिए उसको। एक कहानी है, वो ट्रेल की बीवियां, पत्ते, और उस कहानी में एक नेपाल की तराई की लड़की है और वो बहुत स्वच्छंद विचार की है, किसी के पास भी चली जा सकती है, किसी के पास भी रह सकती है। एक मौका ऐसा आता है जब ताश का खेल हो रहा होता है, और कथानायक स्वयं राजकमल चौधरी अपने बारे में कहते हैं, कथानायक है वो, कि अचानक वो जुए का खेल ताश में चल रहा है और किसी कारण से वो हाथ रखती है और राजकमल जीत जाते हैं। बाद में पता चलता है कि राजकमल ने पत्ती कथानायक ने पत्ती बदल दिए थे और उसका कमीशन वो उसको देते हैं कि तुम्हारा भी इसमें कमीशन है। जब उसको पता चलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो एक आदमी जो उसके साथ का है बताता है कि उसको तो यह नहीं मालूम है कि किसी के साथ सोना पाप है या पुण्य है, लेकिन उसको ये मालूम है कि चोरी और बेईमानी पाप है और ये पाप का पैसा नहीं है। तो पाप और पुण्य के जो अवधारणाएं हैं, जो नैतिकताएं हैं, वो सब जगह की अलग अलग होती है। अब जो बार गर्ल की लड़कियां जो काम कर रही हैं, अब उनको आप आरती उतारते हुए नहीं दिखला सकते। अब वो उस दुनिया की बात वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब सारी कहानियां नहीं पढ़ी थी। मैं दीपक जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने कहानियां इसलिए पूरी पढ़ी हैं, और मैं कई कहानियां, कम से कम हिंदी की तो अधिकांश कहानियां पढ़ी हैं, हिंदी कहानीकारों को पढ़ा है। आज मैं इस मंच से आपको मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री के जितने विविध रूप, जितने डाइवर्सिटीज हो सकते हैं, राजकमल चौधरी की कहानियों में है, हिंदी के किसी कथाकार की कहानियों में नहीं। वो आप एक गांव के जो मलाह की जिंदगी, वहां की जो महिलाओं से लेकर के जो पार्टी पॉलिटिक्स में रहती हैं, वहां तक के, मतलब सब तरह की अलग अलग स्त्री चरित्र। हो सकता है कि कोई कथाकार स्त्री के बारे में बहुत गंभीरता से बात करते हो, लेकिन इतनी, जैसे तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि सारे स्त्री निंदा के बावजूद स्त्री के जितने रूप तुलसीदास में हैं, मध्यकाल के किसी कवि में नहीं है। उसी तरह से कम नई कहानी में स्त्री केंद्र में नहीं है, लेकिन राजकमल चौधरी की कहानियों में स्त्री की जितनी विविधता है, उतने किसी बहुत बड़े, हो सकता है मैं गलती हूं तो करेक्ट करेंगे, बहुत विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं।
एक बात कह करके मैं और अपनी बात को विराम दूंगा कि जो स्त्रियों की जो संवेदनशीलता, देखिए स्त्री के बारे में आज एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात हो गई है कि स्त्री खराब नहीं होती है, दलित खराब नहीं होते हैं। राजकमल इस सबसे परे। भाई स्त्री भी मनुष्य है, वो भी खराब हो सकती है, वो भी अच्छी हो सकती है, और जो खराब है वो खराब है, उसके बारे में लिखा, जो अच्छी है अच्छी उसके बारे में लिखा। लेकिन आजकल आप लोग देख लीजिए, जल्दी खराब लिखने की कोशिश नहीं करते। संवेदनशीलता मतलब स्त्री के प्रति अथाह संवेदनशीलता के रचनाकार है। और कोई विलेन होता है तो हमेशा विलेन होता है इस चीज के वो खिलाफ थे, और कोई अच्छा होता है तो हमेशा अच्छा होता है। उस तरह के कहानियों में आपको बहुत कम चीजें मिलेंगी। अद्भुत कहानी है जिसका मंचन अभी दीपक जी करने वाले हैं। अब देखिए कि संवेदनशीलता क्या होती है। एक उसमें कैरेक्टर है, राम प्रीतिया या कुछ नाम है उसका, वो इसी तरह से लोग तथाकथित वत्सलन है, लेकिन अपने बहुत मेहनत से, बहुत इस तरह से काम करके वो एक गले का हार खरीदी हुई है। और एक बच्चा है, पड़ोस का बच्चा जो मर रहा है, और डॉक्टर उसको कहता है कि 68 रुपए की इंजेक्शन लगेंगे और वो मर जाएगा। उसके पास 8 आना पैसा नहीं, उस परिवार को 8 आना पैसा नहीं, वो मर जाएगा बच्चा। उसको एक सेकंड सोचने में नहीं लगता है, और वो बोलती है कि ये सूत हमारा ले लो और बच्चे का इलाज करो। मतलब मैं ये कहानी पढ़ रहा, देखिए उस तबके के लोगों के लिए जहां एक एक रुपए का महत्व है, 68 रुपए का की बात है, और वो अपना वो खोल के दे दे। और जो महंथा जो एक विलन के रूप में है, जो दूसरे की पत्नी को अपने बाहुबल पर हड़प के ले आता है, वो आदमी सीधा उसे जब सूद का पैसा मिला तो वो गोदी में उठाया उस बच्चे को और सीधा डॉक्टर के पास आता है। ये जो संवेदनशीलता है, उसमें एक कैरेक्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वत्सलन है, वो जो जमींदार है वहां, उनकी नजर उस पर टिकी हुई है, और वो इतनी सच्चरित्र है, लोगों की नजर में वत्सलन है वो, क्योंकि वो श्रृंगार पटार करती है। लेकिन वो जमींदार बहुत कोशिश करके रह गए, पैसे से, प्रभाव से, टस से मस्त नहीं हुई, और अंत में उसकी वो हत्या कर, जब वो जबरदस्ती करते तो उसकी हत्या कर देते। कहने का मेरा सिर्फ ये आशय है कि राजकमल चौधरी के साथ, उनकी कहानियों के साथ न्याय तब तक नहीं होगा जब तक राजकमल चौधरी की कहानियों को हम अर्थ और सेक्स के मनोविज्ञान के साथ नहीं देखेंगे। अर्थ तंत्र, एक एक कहानी में वो पूरा अर्थ का मामला है। यहां जिसका बेटा मर रहा है वो हमारे आपके लिए देह महत्वपूर्ण होगा, बेटा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, देह वहां महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। राजकमल चौधरी इस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बदले में कहा गया कि वो हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य के जितने इतिहास किताब हैं, वो श्रीश जी के हों कि जयकांत मिश्र जी के हों, मतलब आपको इतनी तकलीफ होगी उस इतिहास किताब को पढ़ करके। सब लोग कह रहे हैं कि बड़े कथाकार हैं, लेकिन कारण क्या बता रहे हैं कि अनैतिक संबंधों को, अनैतिक प्रेम संबंधों को उन्होंने बढ़ावा दिया। ये बड़ा होने का क्या प्रमाण है? क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है, और प्रेम अनैतिक नहीं होता है। प्रेम जब कभी होता है तो प्रेम नैतिक ही होता है, प्रेम अनैतिक हो ही नहीं सकता। संबंध अनैतिक हो सकते हैं, प्रेम अनैतिक नहीं हो सकता। राजकमल बर्दाश्त इसलिए नहीं हुए किसी को कि इतना परंपरावादियों, यथास्थितिवादियों को जितनी मलालत, फजीहत राजकमल चौधरी ने की है, बहुत कम लोगों ने की हो। उनकी आप एक कविता पढ़ लें परंपरावादियों के प्रति, आपको ताज्जुब होगा कि इतना साहस ये आदमी कहां से लेके आया हुआ था। वो कविता मेरे पास अभी है नहीं, अद्भुत कविता है परंपरावादियों के प्रति। तो राजकमल चौधरी को समझने के लिए, जानने के लिए मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि आलोचनाओं में न जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ पाठ लें, राजकमल चौधरी को पढ़ें और तब कोई निर्णय लें। धन्यवाद।